क्या आपने कभी किसी चिड़िया को घर बनाते देखा है? ये सृजन है, निर्माण। निर्माण की ये जो प्रक्रिया है, ये बहुत ही अद्भुत और सुंदर है। कोई भी निर्माण हो, कोई भी निर्मिति हो, एक मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के स्केल पर अगर हम इसे देखें तो देखिए कि हमारी आंखों को दिखाई न देने वाली एक सूक्ष्म कोशिका, माइक्रोस्कोपिक सेल, उसके अंदर कई सारे, जैसे क्लैथरीन का केज बन जाता है और एक छोटा सा वेसिकल बन जाता है। माइक्रोफिलामेंट्स के एक्टिन मॉलिक्यूल्स उस साइटोप्लाज्म में से एक जगह पर आते हैं और उनका एक बढ़िया सा एरे बन जाता है, बढ़िया सी मालिका बन जाती है, उनकी एक थ्रेड बन जाती है, एक धागा बन जाता है, जिसको हम माइक्रोफिलामेंट कहते हैं। सेल का सपोर्टिव स्ट्रक्चर है। अगर आपने घर बनते समय देखा है तो उसमें कुछ सपोर्ट्स लगे हुए होते हैं। ये जो सपोर्ट्स हैं, ये अंदर से उसको सहारा देते हैं ताकि निर्माण होते समय वो मजबूती से रह सके। अब और एक बात देखिए कि ये जो इंटरनल सपोर्टिंग सिस्टम है, वो जो उनकी आंतरिक आधार देने वाली व्यवस्था है, वो व्यवस्था उस निर्माण के समय उसको मजबूत रखती है। वैसे सेल्स में भी है, वैसे आपको सेल्स में भी दिखाई देगा। सेल्स में 3 तरह के सपोर्ट्स हैं। सबसे पहला सपोर्ट है, वो है माइक्रोफिलामेंट्स का। दूसरा है मैक्रोट्यूब्यूल्स का, माइक्रोट्यूब्यूल्स का। और तीसरा है, उसको कहते हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट। इन तीनों को मिलकर हम कहते हैं साइटोस्केलेटन, सेल का स्केलेटन। जैसे हमारे शरीर को एक स्केलेटन है, उसके भीतर एक बोन्स का बना हुआ ढांचा है। यह ढांचा इस शरीर को आकार देता है। उसी तरह साइटोस्केलेटन ये सेल्स को आकार देते हैं। फिर से आपको वही उदाहरण देता हूं कि चलो कोई घर बन रहा है। तो वो बनते समय उसको अंदर से एक अच्छा सा सपोर्ट है। जैसे हम किसी कंस्ट्रक्शन साइट पर जाकर देखें तो उसमें हमें दिखाई देगा कि अंदर से कई लकड़ियों के, कई जगह पर स्टील के, इस्पात के, उनकी सरियां हैं, उनको एक आकार दिया जाता है और उससे वो स्ट्रक्चर तैयार हो जाती है। सेल्स में भी जिनकी थिकनेस, जिनकी डायमीटर 6 नैनोमीटर है, तो ये 6 नैनोमीटर डायमीटर वाली, इनको कहते हैं माइक्रोफिलामेंट्स। उनकी तुलना में माइक्रोट्यूब्यूल्स ये थोड़े थिक हैं। लगभग 22 नैनोमीटर की डायमीटर, 22 से 24 नैनोमीटर की डायमीटर इन माइक्रोट्यूब्यूल्स में पाई जाती है। और
इन दोनों के बीच में जो रेंज है, मतलब कोई 14 से 16 नैनोमीटर की थिकनेस, इनको कहते हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट। तो तीन तरह की फिलामेंट्स हैं, तीन तरह की स्ट्रक्चर्स हैं जो साइटोस्केलेटन बनाती हैं, सेल का अंदरूनी ढांचा बनाती हैं। तो उनमें सबसे पहला है माइक्रोफिलामेंट। यह बना होता है एक्टिन इस प्रोटीन के सब यूनिट से। अब यह जो एक्टिन है यह एक प्रोटीन है, यानी कि यह एक स्ट्रक्चर अमीनो एसिड से बनी है। अब यह प्रोटीन एक सिंगल सब यूनिट है एक्टिन फिलामेंट का। जैसे डीएनए में दो धागों की ट्विस्ट होती है, उसी तरह एक्टिन फाइबर में भी एक डायमर होता है कि जो ट्विस्ट होते जाता है तो वो लगभग किसी ऐसे कॉइल्ड स्ट्रक्चर की तरह दिखता है। तो ये जो एक्टिन है, एक्टिन से बना हुआ माइक्रोफिलामेंट है। यह स्ट्रक्चर हमें मसल्स में भी दिखाई देती है। अगर आप स्लाइडिंग फिलामेंट थियरी में उसके डिटेल में जाएं तो आपको ये दिखाई देगा कि एक सार्कोमियर के अंदर एक्टिन फिलामेंट्स और मायोसिन फिलामेंट्स, ये दो प्रोटीन हैं जिनको हम उनके मोटार प्रोटीन्स, उनके स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स कहते हैं। और इन स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स को मूव करने वाले ट्रोपोनिन या तो ट्रोपोमाइसिन जैसे मोटार प्रोटीन्स भी होते हैं। तो वहां पर भी एक्टिन है। एक्टिन ये सेल के साइटोस्केलेटन, कोशिकाओं के भीतर, सेल्स के भीतर एक सपोर्टिव साइटोस्केलेटन का एक महत्व का हिस्सा है। दूसरी बात, माइक्रोट्यूब्यूल्स बनते हैं ट्यूब्यूलिन से। इनकी स्ट्रक्चर ट्यूब जैसी है। दो तरह के ट्यूब्यूलिन्स, अल्फा ट्यूब्यूलिन और बीटा ट्यूब्यूलिन। ये ट्यूब्यूलिन्स ये एक ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर बनाते हैं और ये साइटोस्केलेटन में, मतलब सेल्स के भीतर बहुत जगह पर उनका एक महत्व का रोल है। जैसे आप सिलिया का एग्जाम्पल लीजिए, यूकैरियोटिक सेल में जो सिलिया पाई जाती हैं तो उनकी स्ट्रक्चर लीजिए, या तो फिर आप यूकैरियोटिक सेल्स में जो फ्लैजेला पाए जाते हैं उनकी स्ट्रक्चर लीजिए। ये सभी बनी है माइक्रोट्यूब्यूल्स से, जिसका प्रमुख प्रोटीन है ट्यूब्यूलिन। तो ये सेल्स के भीतर का एक अच्छा सा ढांचा है अंदरूनी। अब ये तैयार कैसे होता है, इसका सृजन कैसे होता है, इसका निर्माण कैसे होता है? हां, यह स्वयंभू है। क्या सुंदर शब्द है ये संस्कृत में। स्वयंभू यानी स्वतः, अपने आप, स्वयं बनने वाला। जब माइक्रोट्यूब्यूल्स तैयार होते हैं तो वो सेंट्रियोल से लेकर उससे दूर एक ट्यूब बनाते जाते हैं। अपने आप ये ट्यूब सेल में बनती है। इसको सेल बायोलॉजी में सेल्फ असेंबली ऑफ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर या तो एटो असेंबली ऑफ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर कहते हैं। जैसे एक सेंट्रियोल से निकलकर सेल में ये बहुत सारी ट्यूब्यूल्स फैलने लगती हैं सब दिशाओं में, और ये ट्यूब्स केवल एक सपोर्टिव फ्रेमवर्क नहीं है, वो एक ट्रैक भी है। इन ट्रैक्स पर काइनेसिन जैसे प्रोटीन्स कई वेसिकल्स को अपने साथ बाइंड कर कर उसके ऊपर लेकर जाते हैं। बड़ा सुंदर है ये कि अपने आप ये स्ट्रक्चर सेल में तैयार होती हैं और अपने आप उनमें चेंजेस होने लगते हैं। एटो असेंबली या तो सेल्फ असेंबली। साइटोस्केलेटन जब बनता है तो जिस जगह से उसका बनना शुरू होता है
उसको कहते हैं उसका माइनस एंड, और ये जिस दिशा में चला जाता है वो उसकी प्लस एंड है। तो सेल में साइटोस्केलेटन के निर्माण की यह प्रक्रिया अखंडित चलते रहती है। ये सेल्स के ढांचे को अंदर से सपोर्ट देती है। अब आप अगर प्लांट सेल में देखें तो प्लांट सेल्स के बाहर भी एक रिजिड सपोर्ट है। आप अगर प्लांट सेल्स ठीक से देखें तो उसके अंदर उसके बाहर सेल्यूलोज की एक दीवार है, वॉल है। हम जो 5 प्रमुख सजीवों के प्रकार हमारे अभ्यास में लेते हैं जीवशास्त्र में, बायोलॉजी में, तो उसमें सबसे पहला है वो है मोनेरा, 5 किंगडम। दूसरा है प्रोटिस्टा, तीसरा है प्लांटे, और चौथा है एनिमेलिया, एनिमल, और 5वां है फंजाई, फंगस। अब इन 5 में एनिमल केवल एक ऐसा समूह है, एनिमल किंगडम केवल ऐसा एक किंगडम है जिसमें सेल्स को दीवार यानी उसकी वॉल नहीं होती। बैक्टीरिया में सेल वॉल है। आप अगर कोई बैक्टीरियम देखें तो उसको सेल वॉल है जो म्यूरेमिक एसिड से बनी है। और अगर आप कोई प्रोटिस्ट देखें, जैसे कोई डायटम्स हैं, तो सिलिकॉन ऑक्साइड से, सिलिकॉन डाइऑक्साइड से, या तो फिर सिलिकेट्स कहेंगे हम उनको, सिलिकेट्स से उनकी सेल वॉल बनी है। कुछ प्रोटिस्ट ऐसे हैं जिनकी सेल वॉल सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, इनसे मिलकर बनी है। पैरामेशिया जैसे कुछ फॉर्म्स या तो यूग्लिना जैसे कुछ फॉर्म्स ऐसे हैं जिनमें बाहर वॉल नहीं है किंतु एक प्रोटीन का थिक लेयर है। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। प्लांट्स में सेल्यूलोज की वॉल है और काइटिन की दीवार बनी है फंजाई में, फंगस में। उनके बाहर काइटिन की कवरिंग है, काइटिनस सेल वॉल है। तो ये प्लांट्स में जो सेल वॉल है ये बनती कैसे है? तो ये बनती भीतर से है। प्लांट सेल के मेम्ब्रेन में एक एंजाइम होती है, सेल्यूलोज सिंथेज। वो किसी रोजेट की तरह दिखती है। अगर आपने कोई सार्वजनिक कार्यक्रम देखा है तो उन कार्यक्रमों में एक कपड़े का बिल्ला लगा के घूमते हैं कुछ कार्यकर्ता, अंग्रेजी में उसको रोजेट कहते हैं। तो ऐसे रोजेट्स, सेल्यूलोज सिंथेज, ये जो एंजाइम है उसके रोजेट्स पूरे सेल मेम्ब्रेन के ऊपर होते हैं। अब सेल में जो शुगर है वो उसका पॉलीमराइजेशन इस एंजाइम से होता है, और जैसे अंदर से ये शुगर इस एंजाइम के भीतर से बाहर, सेल के बाहर निकलने लगती है, वैसे सेल्यूलोज के लेयर्स तैयार होते हैं। शुरू में जो बनते हैं वो है प्राइमरी सेल वॉल। फिर उसके बाद में सेल का जो मेटाबॉलिक वेस्ट है वो मेम्ब्रेन में से बाहर जाकर इन सेल्यूलोज फाइबर्स में एंटेंगल होता है, उसको कहते हैं सेकेंडरी सेल वॉल। तो ये सेल वॉल एक रिजिड सा सपोर्ट उस सेल को बाहर से तैयार करती है। तो इसकी वजह से प्लांट सेल में अगर अंदर फ्लूइड चला जाता है, मतलब एंडोस्मोसिस होता है, तो वो सेल्स फटती नहीं है, वो सेल्स ब्रेक नहीं होती है, रप्चर नहीं होती है, केवल उनमें टर्जिडिटी बढ़ जाती है। मराठी में उसको बोलते हैं फुगीर होते हैं, टर्जिडिटी बढ़ जाती है, और इस प्रेशर को हम कहते हैं टर्गर प्रेशर। यह टर्गर प्रेशर जैसे किसी प्लांट सेल में नियंत्रित होता है, वैसे किसी भी लीफ पर जो स्टोमेटा होती हैं, जो
पर्णरंध्र होते हैं वो बंद होते हैं या तो वो खुल जाते हैं, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की एक्सचेंज लीफ के भीतर होने लगती है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर लिसनिंग। कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद।